वोट चोरी का इतिहास। अंग्रेजी राज में वोट हदबंदी, स्वराज में वोट बंदी, लोकतंत्र में वोटर नसबंदी, राम राज में चोरी सीना जोरी। वोट चोरी का सिलसिलेवार इतिहास, शोध आधारित कार्यक्रम। उस दौर में केवल बूथ कब्जे को रोकने के लिए कई लोगों को जानें गंवानी पड़ी। बूथ कब्जे को रोकने के लिए वंचित वर्ग के बहुतेरे लोगों ने अपनी शहादत दी है। चुनाव में वोट चोरी मतदाता सूची में हेरा फेरी की शक्ल के बजाय कब्जा करने की सूरत में दिखता था। राजनीतिक सत्ता में बैठे चेहरे बूथ कब्जा करने वालों के मददगार के रूप में दिखने लगे थे। यह इस बात का भी संकेत था कि आने वाले चुनावों के लिए ये आपस में एकजुट हो सकते हैं और वे संगठित हमले को अपने वर्चस्व के लिए एकमात्र विकल्प मान सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि सत्ता के गलियारे में ही 1971 से चुनाव सुधार की बात की जाने लगी। 1971 में जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। समिति ने 18 फरवरी 1972 और 10 मार्च 1972 को 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की। 1972 में 5वें आम चुनाव के समाप्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एसपी सेन वर्मा ने एक रिपोर्ट जारी की और चुनाव सुधार में इस पहलू पर जोर दिया कि उम्मीदवार बनने के लिए 25 मतदाताओं की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। विपक्ष में जयप्रकाश नारायण ने भी चुनाव सुधार कमेटी का गठन किया। फिर जस्टिस तारकुंडे समिति की रिपोर्ट आई। सुधारों के नारों का इतिहास के गर्त में समाते रहने का एक सिलसिला है। संसदीय लोकतंत्र की ताकत एक साथ मारने व सालाने की पद्धति मानी जाती है। हमला हिंसात्मक ही नहीं होता, हिंसा कानून और व्यवस्था की भाषा है। लोकतंत्र में सामूहिक वोट की चोरी संगठित राजनीतिक हमला है, चाहे वह जिन भी रूपों में घटित होता है। जैसे सामाजिक सत्ता की भाषा में छुआछूत महज एक सामूहिक हमले का रूप है। समाज में असमानता, गैर बराबरी, चाहे वह लैंगिक हो, जातीय हो, धार्मिक हो, यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गैर बराबरी के हालात को महसूस करके जिन मतदाताओं का समूह बूथों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हुआ, उस समूह को वोट के अधिकार की चेतना से पीछे ढकेलने की हर संभव कोशिश और षड्यंत्र किए गए। आखिर क्या वजह हो सकती है कि 1977 के चुनाव में हिंसा ने संगठित रूप अख्तियार कर लिया? बिहार में हिंसा का सारा रिकॉर्ड टूट गया। 194 हिंसा की घटनाएं हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चतुरानंद मिश्र ने तब बताया कि 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद संपूर्ण बिहार में सामंतों की तरफ से एक बात जो आम हो गई, हरिजन यानी दलित, आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों को दबाव। उन्होंने उस दौर में हुए सामूहिक नरसंहारों के नाम गिनाए जो कि वेलछी, पथड़ा के रूप में प्रचारित है। बूथ कब्जा करना आम बात हो गई। मिश्र के अनुसार चुनाव में उनकी पार्टी के 10 आदमी मार डाले गए क्योंकि वो बूथ कब्जा करने से रोकना चाहते थे। चुनाव का मतलब चुनाव होता है, वह स्थानीय स्तर के चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा के हो। वोट के अधिकार पर कब्जा करने के तौर तरीके हर तरह के चुनाव में दिखाई देते हैं। बिहार में पंचायत के चुनाव 1977 के बाद नहीं कराए गए और जब तक नहीं कराए गए सामूहिक नरसंहारों का दौर चला। भूस्वामियों, सामंतों, अपराधियों की निजी सेनाएं बड़े पैमाने पर बनी और नरसंहारों को अंजाम दिया। इससे यह साफ था कि वर्चस्व बनाए रखना और वर्चस्व को चुनौती देने की विचारधारा टकराव के केंद्र में है। मतदान के अधिकार को कमजोर करने यानी हदबंदी, खत्म करने यानी वोट बंदी या बाधित करने यानी नसबंदी के तरीके विभिन्न स्तरों पर किस तरह से जारी रहे, आगे की कहानी से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार भारतीय समाज में बराबरी के स्तर पर वोट देने का अधिकार मिला। जिन्हें अधिकार मिला उनमें समाज के सबसे कमजोर लोग, मसलन दलित, आदिवासी, महिलाओं और गरीब लोग हैं।
जिन जिन इलाकों में वो वोट देने के लिए सजग हुए वहां उन पर हमले के तरीके निकाले गए। हमले के तरीकों में बूथों को मतदाताओं की पहुंच से दूर रखने, उन्हें डराने, धमकाने, मारने, आर्थिक स्तर पर दंडित करने, लालच देने, नशे में डुबोने आदि थे। खास तौर से घरों से अधिकार के साथ पहली बार निकलने वाली महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराने के प्रयास हुए। दूसरा, समाज में जो भी जाति और धर्म हरवे हथियार से दबंगई सत्ता चला सके वह अपने स्तर पर चलाए। कानून के ढांचे में बैठे अधिकारियों का समर्थन वैसे तथ्यों को मिला। तीसरा, तरह तरह के कानून बनाकर मतदान के अधिकार को कमजोर करने की कोशिशें शुरू की गई। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि मतदान के अधिकार को कमजोर करने के दो रास्ते हो सकते हैं। पहला तो वोट के अधिकार का एक निश्चित उद्देश्य है, वह मतदान के जरिए अपने उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार है। नई स्थिति इस तरह से बनाई गई है कि मतदान के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों पर चोट करना। मसलन 1966 में लोकसभा की बहस में गोपालगंज के सदस्य DN तिवारी ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा खर्च करने की एक सीमा निश्चित कर दी गई है, लेकिन पैसों की बड़ी बड़ी थैलियां चुनाव मैदान में आ गई हैं। उम्मीदवार 10-10 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। यह गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के हाशिए पर जाने का संकेत है। 1977 के चुनावों के दौरान वोट के अधिकार के लिए खड़े होने वालों के खिलाफ संगठित हमलों का राजनीतिक चरित्र सामने आया। संसद में KP रेड्डी ने कहा कि 1978 में ब्लैक मनी के स्रोत, काला धन के स्रोत ठेकेदारी और टेंडर के रूप में दिखने लगे। बड़े बड़े सीमेंट, बालू, लोहे से जुड़े निर्माणों का दौर था तब। दरअसल हर दौर में जिस तरह के काम धंधों में अवैध कमाई का वर्चस्व बना, उस काम धंधे से जुड़े लोगों और समूहों का राजनीति पर शिकंजा मजबूत हुआ। कांग्रेस के विरोध में कई पार्टियों को मिलाकर एक दल जनता पार्टी बनाने और सरकार चलाने में विफल होने और 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के दौर में चुनावी राजनीति संगठित और सांस्थानिक वोट नियंत्रण पर निर्भर हो गई। 24 नवंबर 1980 को संसद में श्री रामविलास पासवान ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया कि अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें बहुत धांधली हुई है, एक रिपोर्टर को पीटा गया है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है, बूथ कैप्चर किए गए, अखबार के लोगों को मारा गया है। केवल बिहार में विधानसभा के चुनाव के दौरान 757 यानी 757 हिंसक घटनाएं हुई, उसमें 38 लोगों की हत्याएं हुई और 788 लोग घायल हुए। इन घटनाओं के चरित्र को समझने के लिए यह आंकड़ा मददगार हो सकता है कि 1977 के आम चुनाव में 3 दिन तक मतदान हुआ और उसमें 12 लोग मारे गए, जबकि 1980 में एक दिन मतदान हुआ, केवल 3 लोग मारे गए। यह प्रवृत्ति आगे भी दिखती है जब 1984 में एक दिन के मतदान में 12 लोग मारे गए, जबकि 1989 यानी 1989 के चुनाव में 2 दिनों के मतदान में 40 लोग मारे गए। दरअसल मतदान की तारीखें और मतदान कितने चरणों में हो सकता है, यह सत्ता अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से तय करती है। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की चिंता और मतदान की सुविधाओं के इस्तेमाल के तर्क इन राजनीतिक जरूरतों के लिए नकाब का काम करने का संकेत देती है। 1980 के चुनाव संसदीय राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर ले आए जब वर्चस्व रखने वाले वर्ग मतदान के सिद्धांत और उद्देश्यों को किनारे करने के लिए राजनीति के चरित्र को ही पूरी तरह से बदलने पर आमादा हुआ। हिंसा, हत्याएं और हवाला के चुनाव से पूरी तरह से नत्थी होने के संकेत मिले। संसद सदस्य राम कापसे ने सदन में कहा कि 1986 में CBI की रिपोर्ट चुनाव को लेकर आई तो चुनावों में हथियारों में AK-47 जैसा नया नाम जुड़ गया। चुनाव लोकप्रिय साहित्य के विषय बन गए और चुनाव में वह सब कुछ आ गया था जो फिल्मों के लिए जरूरी माना जाता है। बिहार में सवाल की कहानी पर प्रकाश झा ने फिल्म दामुल बनाई। टेलीविजन के लिए चुनाव हिट करने वाले कार्यक्रमों के विषय बन गए। यह स्पष्ट है कि हिंसा का संबंध चुनाव नहीं कराने से भी है और चुनाव को कई दिनों तक कराने की योजना से भी जुड़ी है।
दरअसल हिंसा वर्चस्व को बनाए रखने और वर्चस्व को स्वीकार नहीं करने की विचारधाराओं का औजार बनता दिखता है। यह भी कोई हैरान करने वाली जानकारी नहीं है कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव से पहले हथियारों के लिए जिला स्तर पर लाइसेंस देने की संख्या के बढ़ने के आंकड़े मिलते हैं। हिंसा के रूप बदलते दिखे और आगे बदले रूपों में हिंसा को कानूनों और नियमों में समाहित करने की चाल दिखती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 का आम चुनाव सांप्रदायिक उन्माद के बीच हुआ। वोटों पर संगठित सांप्रदायिकता का नियंत्रण था और सत्ताधारी पार्टी को उससे भी ज्यादा सीटें मिली जितनी कि आज़ादी के बाद के पहले आम चुनाव में नहीं मिली थी, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा। नई तकनीक की आहट और चुनाव सुधार में उसके नत्थी होने के संकेत मिल रहे थे। संगठित सांप्रदायिकता ने संसदीय राजनीति के लिए पार्टियों को एक विचारधारा के रूप में अस्थायी जगह बना लेने में सफल रहे। वोटों पर नियंत्रण का यह एक विचारधारात्मक ढांचा बन गया। सवाल यह है कि समाज के बीच राजनीतिक स्तर पर ऐसा क्या गठित होता है जिससे कि सांप्रदायिक हमले की गति और आक्रामकता तय होती है। मतदाता के वोटों पर सांप्रदायिक नियंत्रण का क्या मतलब हो सकता है? यह मतलब है कि चुनाव के लिए भ्रष्टाचार की संस्कृति, उग्रता, उन्माद, भव्यता और वोटों के लिए हेरा फेरी करने की संस्कृति को मतदाता मतदान के लिए जरूरी मान ले। दूसरा मतलब यह था कि वोट के अधिकार के मकसद में कटौती करने पर मुहर लगाने का रास्ता साफ हो। लोकतंत्र के अधिकार में कटौती करने पर कोई प्रतिरोध नहीं हो। सांप्रदायिक बहुमतवाद ने एक और जनप्रतिनिधि कानून में परिवर्तन कर दल बदल जैसे कानून और पंचायती राज की नई सड़क मौजूदा चुनावी संस्कृति को नीचे तक पहुंचाने के लिए तैयार की गई। 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 करने की व्यवस्था कर दी गई। नए मतदाताओं का एक विशाल समूह मतदाता सूची में जुड़ गया। 1989 और 2004 के बीच यानी 15 वर्षों में लोकसभा के 6 चुनाव हुए, जबकि 15 वर्षों में 3 होने चाहिए थे। यह अस्थिरता संसदीय व्यवस्था में वर्चस्व को बनाए रखने की थी, क्योंकि समाज में वर्चस्व को विभिन्न स्तरों पर चुनौती बढ़ गई थी। इस बीच में सामाजिक न्याय की नारे की गूंज पैदा करने वाली भी पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन यह गौरतलब है कि उसके बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता के बाजे गाजे के साथ सरकार की कमान संभाल ली। राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद के दावे खोखले दिखने लगे और सब एक दूसरे में गठबंध होने लगे। विचारधाराओं के नाम पर अलग अलग जो संगठन सक्रिय थे, वो विचारधाराओं की दूरियों की गांठों के खुलने से खुद को नहीं रोक पाए। वर्चस्व की विचारधारा में खड़े होने की होड़ चुनावी पार्टियों के बीच साफ साफ दिखने लगी। 1990 का दशक एक तरफ सांप्रदायिकता की राजनीति और सामाजिक न्याय के नारे की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तो दूसरी तरफ नई आर्थिक व्यवस्था को भी लागू की जा रही थी। नई आर्थिक व्यवस्था का मतलब उसके मुआफिक राजनीति का मन और माइंड तैयार किया जाए, ताकि समाज में चाहे जैसे हालात बने, लेकिन अर्थव्यवस्था आबाद गति से मजबूती के साथ खड़ी हो सके। इस अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था कि नागरिक अधिकारों का नया चेहरा तैयार करें। नागरिक अधिकारों की संस्थाओं का तो शोर हो, लेकिन वास्तविकता में नागरिक अधिकार और उसकी चेतना को कमजोर करने की मशीनरी तैयार होती दिखी। संसदीय व्यवस्था में चुनाव को ही उसकी जान माना जाता है। यह जान तोते की गर्दन में है, यह सुनिश्चित कर लिया गया। चुनाव सुधार पर संसद में जो बहस हुई, उसमें सुधार का दृष्टिकोण बाजारू था। टेक्नोलॉजी भी उसमें शामिल की गई। 1977 में भारतीय गणराज्य में सिक्किम शामिल किया गया था और वहां फोटो वोटर कार्ड का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। फोटो वोटर कार्ड का 90 दशक में पूरे देश के लिए लागू करने की गूंज सदनों में सुनाई देने लगी। यह सुधार का इरादा तो मतदाताओं के अधिकार की सुरक्षा की तरफ बताया गया, लेकिन उद्देश्य वर्चस्व को हाई टेक करने के रूप में सामने आया। पक्के तौर पर यह दावा किया जा सकता है कि वोट देने का अधिकार मतदाताओं को भले ही हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में वोटर को उम्मीदवार के रूप में वोट पाने के अधिकार से कानून सम्मत तरीके से बाहर कर दिया गया।
वोटर को उम्मीदवार नहीं बन पाने के जो तरीके तैयार किए गए हैं उनमें कुछ तरीकों पर नजर डाली जा सकती है। उम्मीदवार बनने के लिए स्थानीय चुनाव में शैक्षणिक डिग्रियों को अनिवार्य कर दिया गया है, तो घरों में 2-3 से ज्यादा बच्चों के होने पर पूरे परिवार के सदस्यों को उम्मीदवारी से वंचित कर दिया गया। आखिर इससे कौन वंचित किया गया? सुधार के नाम पर उम्मीदवारों की सूची का शुद्धिकरण पहले दौर में किया गया। संभावित उम्मीदवारों को काट छाट कर बराबर कर दिया गया। अमीरों के लिए होंगे चुनाव और सिंदूर बांटकर मांगे गए वोट। 1990 के वर्षों में चुनावों को अमीर परस्ती करने के मकसद साफ हो गए। 9वीं लोकसभा के चुनाव की पृष्ठभूमि में संसद में चुनाव सुधार को लेकर जो बहस हुई वह 1990 के पहले की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधाराओं के बीच टकराव के मुख्य आधारों को स्पष्ट करता है। 20 अप्रैल 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव सुधार के प्रस्ताव पर बहस हुई। बीएस महाजन ने कहा कि यह कहने में मुझे माफ करें यह कहने के लिए कि हमारी डेमोक्रेसी जाली लोकतंत्र है, बूथों पर कब्जा करते हैं और इसे लोकतंत्र भी कहते हैं। रामकृष्ण यादव ने कहा कि समाजवाद के लिए वातावरण को बनने से रोकने के लिए माफिया गिरोहों और असामाजिक तत्व सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। आने वाला समय ऐसे होगा कि अमीर ही चुनाव जीतेंगे और फिर गरीबों की कभी बारी नहीं आएगी। चुनाव के लिए जो भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं उसका मकसद केवल यह है कि गरीब चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से बाहर हो जाए। एक उम्मीदवार पोस्टर जैसी मामूली चीजों पर बड़ी से बड़ी राशि खर्च कर देता है, जबकि गरीब उम्मीदवार अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। मनी, मीडिया और माफिया गठजोड़ चुनावों में मजबूत हो रहा है। वेंकटेश कावड़े ने कहा कि मतदाता सूची में बोगस वोटर का नाम जुड़वाना एक गंभीर मसला है। महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 160 छात्रों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए गए। दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा हो सकता है। विद्या चनुपति ने चुनाव सुधार में फोटो पहचान पत्र को जरूरी बताया ताकि बूथ कब्जे और बोगस वोटिंग को रोका जा सके। मतदान केंद्र गरीब गुरबों के झोपड़ियों के करीब बनाए जाए ताकि वे अपना वोट दे सके, अन्यथा उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता है। विद्या चनुपति विजयवाड़ा ने चुनावी खर्च कैसे बढ़ रहे हैं और पार्टियों के बीच उसके लिए होड़ मची है उसका एक ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि लाइट, डेकोरेशन, टेंट, समियाना जैसे फिल्मों में बड़े बड़े कटआउट देखने को मिलते हैं, चुनाव प्रचार में वैसे कटआउट लग रहे हैं। भव्यता के भाव से बुनियादी सवालों पर मिट्टी डालना वर्चस्व की सनातनी व्यवस्था का एक औजार है। धर्म से जोड़ी गई रूढ़िवादी भावनाएं दूसरा औजार है। देश में 2025 में मतदाताओं के बीच सिंदूर के बांटे जाने की घटना से लगभग 35 साल पहले की घटना की चर्चा विद्या चनुपति ने की कि 1990 में सिंदूर बांटकर वोट मांगे जा रहे थे। उन्होंने मांग की कि धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से वोट मांगने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने वोटों की गिनती के वक्त होने वाली धांधलियों के बारे में भी जानकारी दी कि कैसे बिना सिग्नेचर वाले मत पत्रों की वोटों की गिनती की गई। देवेंद्र प्रसाद यादव ने एक मौलिक विचार दिए कि कैसे चुनाव जैसी लोकतंत्र की प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को दूर किया जा रहा है। वोटर 2M दर्जे के माने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। दबंगई और पैसे का खुला खेल चुनाव में चलता है। समाज में जिन सवर्ण जातियों और अभिजात्य वर्ग का बोलबाला दिखता है वही चुनाव में भी दिखता है। यदि यही सब चलता रहा तो विधायिका सामाजिक तत्वों और हत्याओं का अड्डा बन जाएगा। ऐसा वक्त भी आएगा जब कई हत्याएं करने वालों को सामने खड़ा करके कहा जाएगा कि उसे देश की सुरक्षा करनी है, इसीलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। रवि राय ने चुनाव जिन बुराइयों से घिर रहा है उसके वैचारिक पक्ष को इस तरह से व्यक्त किया कि समानता की विचारधारा को खत्म करना उद्देश्य है, जो कि संविधान की बुनियाद है। यह संविधान पर आने वाले खतरे की तरफ स्पष्ट संकेत था। नई आर्थिक नीतियां मतलब निजीकरण और वित्तीय पूंजी के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने की नीति वर्चस्व को नए सिरे से संगठित करने की विचारधारा का हिस्सा बनी। दिलचस्प बात है कि संसद में चुनाव से जुड़ी जिन बुराइयों पर बहस की जाती वह उन बुराइयों को दूर करने की चिंता
केवल भाषणों में दिखती। वास्तव में चुनाव की घेराबंदी नई तरह की असमान स्थितियां पैदा करने और उन असमान स्थितियों के बीच चुनाव संपन्न कराने की नीतियों से दिखती है। लोकतंत्र के लिए चुनाव का कैसा चेहरा बन गया था? नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद संसद में बोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर बहस में वो दिखता है। मजेदार तो यह है कि एक तरफ तो चुनाव सुधार को लेकर 1990 में कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अगुवाई वाली कमेटी की सिफारिशें आई। 25 जनवरी 1950 को एक सदस्यीय चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था, उसमें 1993 में बदलाव करके 2 और आयुक्त आयोग में तैनात कर दिए गए। लेकिन इस तरह के सुधारों का चुनावी संस्कृति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1993 में समाज में बढ़ते अपराधीकरण की खोजबीन करने के लिए गृह सचिव की अगुवाई में बोहरा कमेटी का ऐलान से इसकी पोल पट्टी खुल रही थी। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में प्रमुखता से अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच साठगांठ प्रकाश में आई। दरअसल इसमें अपराध और संसदीय राजनीति के बीच साठगांठ का चेहरा दिखता था। बोहरा समिति ने कहा कि पूरे कानूनी ढांचे को बदलना होगा। फिर 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने भी चुनाव सुधार के लिए फंडिंग को लेकर बात की। चुनाव के लिए फंडिंग को साफ सुथरा करने और मतदान की पूरी प्रक्रिया में पूंजी के आक्रमण से दूर करने की कुछ सिफारिशें थी। लेकिन मूल बात सत्ता में हिस्सेदारी के विस्तार की कहानी पीछे छूटती गई। वोट चोरी और चीनाजोरी के विचारों के खिलाफ संघर्ष पीछे छूटते चले गए। आधुनिक मशीनें आ गईं। 1998 में मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम आ गया। लेकिन सत्ता में समान हिस्सेदारी के आधुनिक लोकतांत्रिक विचार संस्थागत स्तर पर गुम होते गए। दरअसल 23 अगस्त 1995 को बोहरा कमेटी पर सरकार की कार्रवाई को लेकर संसद में जो बहस हुई, उसके राजनीतिक पक्ष को सुनना जरूरी नहीं समझा गया। रामविलास पासवान ने कहा कि दुनिया के जिस सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर हम गर्व करते हैं, उसका आगे बने रहना इसीलिए मुश्किल हो गया है कि देश तो आज़ाद है, लेकिन लोग गुलामी के हालात में हैं। अपराधीकरण कैंसर की तरह फैल गया है और इसका इलाज नहीं हुआ तो लोकतंत्र की पसलियां दिखेंगी। लोकतंत्र को खतरा माफियाओं, सरकार, सरकारी मशीनरी और राजनीतिज्ञों के बीच साठगांठ से है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रवि राय ने कहा कि पिछले 20-30 वर्षों में राजनीतिक पार्टियों के उद्देश्य बदल गए हैं। हालात यह है कि एक राजनेता हो जाने का मतलब एक बड़ा धंधा खड़ा कर लेने जैसा माना जाता है। सत्ताधारी पार्टी का राजनेता तो करोड़पति और वीआईपी में बदल जाता है। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। दुर्भाग्य है कि हर राजनीतिज्ञ संदेह के घेरे में है। पैसों की उगाही कौन कर रहा है और हम सब संदेह के घेरे में आ जाते हैं। दरअसल बोहरा समिति की रिपोर्ट केवल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को लेकर साठगांठ का लेखा जोखा पेश नहीं कर रही थी। यह भारतीय समाज के लोकतांत्रिकरण और समाज एवं संसदीय संस्कृति के रिश्ते के हालात पर गौर करने के लिए जोर दे रही थी। बोहरा समिति पर की गई कार्रवाई पर बहस से पहले संसदीय संस्कृति को लेकर सदन में बहसें हो चुकी हैं। 8 जनवरी 1991 को चुनाव कराने की मशीनरी पर बहस के दौरान थम्बी दुरई ने कहा कि भारतीय समाज में कोऑपरेटिव और स्थानीय निकाय के चुनाव का विशेष महत्व है। हर राज्य में यह देखने को मिल रहा है कि सत्ता इन्हें रौंद रही है। उनके राज्य में वोटरों को कोऑपरेटिव के चुनाव में हिस्सेदारी करने से रोका गया। चुनाव में धांधली हुई। चुनाव सुधार पर बहस का सबसे बुरा पक्ष यह होता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी सत्ता में हिस्सेदारी के विस्तार जैसे राजनीतिक सवालों को उम्मीदवारों और दलों के व्यवहार और आचरण पर केंद्रित कर दिया जाता है। मतदाता के अधिकार को सुरक्षित रखने
और उन्हें और मजबूत करने का पक्ष बहसों में पीछे छूटता चला गया। चुनाव सुधार की बहस दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में ही सिमटी रही। दल और उम्मीदवार मतदाताओं के बीच अंधविश्वास, चमक दमक की संस्कृति, भव्यता के प्रति आकर्षण, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद जैसे पहलू का विस्तार करने की होड़ को अपनी कामयाबी का आधार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। सत्ता में समानता की भावना के साथ हिस्सेदारी के विस्तार की चेतना का सांप्रदायिकरण करने की योजना चुनाव सुधार में शामिल दिखने लगी। 1991 की बहस में सांसद गिरधारी लाल शर्मा ने कहा कि कैसे विदेशी मतदाता सूची में घुस गए। मतदाता सूची में पाकिस्तान और दूसरे देशों के लोग शामिल हो गए हैं। दरअसल चुनाव सुधार पर बहस की दिशा लोकतंत्र और संविधान की भावनाओं के बजाय पार्टियों और उम्मीदवारों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों की तरफ जाने के लिए अभिशप्त दिखती है। 1990 का दशक दरअसल भविष्य की चुनावी कामयाबी की संस्कृति की पृष्ठभूमि तैयार करने में सफल रहा। 1999 में विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट में कई सिफारिशों के साथ कहा गया कि हमारी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट FPTP सिस्टम में राजनीतिक दलों की भरमार के कारण अनेक असमानताएं और विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी स्थिति में यह हो रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में 30%, 30% या उससे कम वैध मत पड़ते हैं। बाकी 70% यानी 70% या इससे अधिक मत जो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित हारे उम्मीदवारों के पक्ष में डाले जाते हैं, व्यवहारिक रूप से बेकार चले जाते हैं, जिन्हें न तो प्रतिनिधित्व मिलता है, न तो उनकी आवाज़ संसद या विधानसभाओं में पहुंचती है। 1999 की रिपोर्ट में निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर रखने के लिए आग्रह किया गया। विधि आयोग ने कहा कि 650 दलों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें से अधिकतर को मान्यता नहीं दी गई है। 2000 में चुनाव सुधार जैसे विमर्श पर विराम लगने के संकेत मिल चुके थे। आम मतदाता को मतदान केंद्रों के बाहर कतार का सदस्य तक सिमट देने के संकेत स्पष्ट हो गए। नई आर्थिक नीतियों ने अपने भारी भरकम पैरों को जमा लिया था। मतदान को उसे साफ सुथरे तरीके से संपन्न कराने की कार्रवाइयों ने लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए चुनाव को एक बोझ सा बना दिया। चुनाव के तौर तरीकों में समस्याओं की जड़ संविधान को लागू करने के तौर तरीकों तक ले गया। संविधान को लागू करने के तौर तरीकों और उसमें बदलाव के लिए 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ। संविधान समीक्षा ने अपने वजूद को स्वीकार करने के लिए लोकतंत्र को साफ सुथरा करने का चेहरा पहना। मतदाता सूचियों को दोषपूर्ण मानना, दल बदल कानून की विफलता, मतगणना में धांधली, नकली और हल्के फुल्के मतदाताओं का उम्मीदवार बनना, चुनाव पर धन और काले धन के प्रभाव के साथ अपराध की दुनिया के नेटवर्क की प्रभावशाली भूमिका को दूर करना अपना मकसद बताया। संविधान आयोग ने चुनाव आयोग को मजबूत बनाने, विशेष न्यायालय गठित करने और चुनावी खर्च का ऑडिट करने जैसे सुझाव दिए। यह सब सभी तरह की समस्याओं को संस्थागत और नियमों कानूनों में छेद खोजकर उन्हें नष्ट करने की राजनीतिक संस्कृति की खों में जाने के लिए लोकतंत्र के लिए धक्का साबित हुआ। संविधान पर सवाल खड़ा करने की राजनीति को पुख्ता जमीन मिल गई। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था मतदाताओं के लिए संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करने के लिए तैयार कर ली गई। मतदाताओं की सरकार में हिस्सेदारी के विस्तार को बढ़ावा देने के बजाय मतदाताओं को बाहर करने की योजना के साथ सक्रिय कर दी गई। संसदीय राजनीति पर नई आर्थिक नीतियों को लागू करने के चौतरफा दबाव को इस कदर बढ़ाया गया कि राजनीतिक संस्कृति को तरह तरह की कंपनियों के हवाले कर दिया गया। संसदीय राजनीति में मतदाता और सरकार चलाने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करने के अधिकार को मुख्य माना जाता है, लेकिन मतदाता का अधिकार और प्रतिनिधि के चुने जाने के बीच एक लंबी दूरी तय करनी होती है।
उन रास्तों के बारे में नागरिकों की सजगता ही संसदीय राजनीति के लिए सांस मानी जाती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जब कहा कि वोट का अधिकार अच्छा है और उपयोगी है, लेकिन तब तक इसका कोई खास महत्व नहीं होता है जब साथ साथ भूख और भूखमरी होगी। मतदाता का अधिकार कई सतहों पर टिका होता है। संसदीय राजनीति के इन सतहों को कैसे एक एक कर खत्म किया गया, यह काबिले गौर है। वोट चोरी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि रोज बरोज चोरी के लिए सुरंग तैयार करने से जुड़ी है। 1993 में सांसदों को 5 लाख रुपए देकर पहले विज्ञापनदाता बनाया गया, जो 2025 में 5 करोड़ हो गया है। यानी नीतियों और नियमों को बनाने वाली संसद जैसी संस्था के सदस्यों को अपने संसदीय क्षेत्रों में नाली, सड़क, इमारतें आदि का निर्माण कराने के लिए हर वर्ष लाखों की राशि बढ़ाकर करोड़ों में कर दी गई। सांसदों के नाम लिखवाकर पत्थर गड़वाने की होड़ हो गई। 5 साल अपने क्षेत्र में अपना विज्ञापन करना उनके विचारों का हिस्सा हो गया। मतदाता बुनियादी जरूरतों के लिए सांसद दरबार में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कराने की गुहार कराने पहुंचने लगे, जब संसद नई आर्थिक नीतियां लागू कर रही थी। मतदाता नागरिक अधिकारों से दूर हो रहा था और उसे एक उपभोक्ता में बदलने की तैयारी दिखने लगी। लोकतंत्र को ही विज्ञापन बना दिया गया। दलों में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत खत्म हो गई। पंडाल लगाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां दर्द और एहसास के भावों पर मनोरंजन का इत्र डालने वाले कलाकारों, ललचाने वाली भाषा में प्रचार की शैली तैयार करने वाली कंपनियां